आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलामी। और आज स्पेशल एट 4 में आज हम बात करने वाले हैं नापाक जुबान की, जो कि पाकिस्तान का लगातार नजर आ रही है। बता दें आपको कि बीते हफ्ते ही पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक ने पहले हिंदुस्तान के घरेलू मामले में दखलंदाजी करते हुए नापाक ट्वीट किए थे। उसके कुछ वक्त पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी अपने आर्मी डे के मौके पर हमें गीदड़ भभकी दी थी। तो अब यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान के सफीर साद वरीच ने हिंदुस्तान पर दहशतगर्दी के बेबुनियाद और नापाक इल्जामात लगाए हैं। ऊपर से उसका जिम्मेदार आरएसएस को ठहराया है। इससे पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। दरअसल हफ्ते के रोज ही वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को यूएन में आईना दिखाते हुए खूब खरी खरी सुनाई थी। उसी से बौखलाया पाकिस्तान ने अब हिंदुस्तान पर इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। करेंगे पाकिस्तान की इस नापाक जुबान के हर पहलू की बात। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास पैनल इस पर बातचीत करने के लिए, लेकिन सबसे पहले आपको इसी पर एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद होगी बातचीत की शुरुआत इसी पर। हिंदुस्तान की वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने हफ्ते के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान को बेनकाब क्या किया। बौखलाए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर ही झूठे इल्जामात लगा दिए। खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान ने यह कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। आरएसएस फासिज्म का मरकज है। यूएन में पाकिस्तान के डिप्लोमेट साद वरीच ने कहा कि हिंदुस्तान में आरएसएस की शाखाओं में फासिज्म सिखाया जा रहा है। हिंदुस्तान में ईसाई और मुस्लिम अक़लियत के लोग गैर महफूज हैं। साथ ही पाकिस्तान ने मुल्क की सबसे बड़ी रियासत के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी निशाने पर लेते हुए उन्हें अक़लियत मुखालिफ करार दिया। पाकिस्तान ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का असल एजेंडा हिंदुइज्म है और वो अक़लियत मुखालिफ है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यह भी इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तान इस्लामाबाद में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को बढ़ावा दे रहा है। साल 2014 में पेशावर में हुए स्कूली हमले में भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का हाथ बता दिया। Centers of fascism for a country where members from India's minority, including Christians and Muslims, are publicly lynched at the hands of Hindu zealots. Yogi Adityanath, who openly advocates religious superiority of the Hindus. जो पाकिस्तान संघ पर निशाना साध रहा है, उसके पास तो खुद उतने जवान भी नहीं है जितने की संघ के पास स्वयं सेवक हैं। पाकिस्तान की फौज में जहां 6 लाख फाल जवान हैं, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फाल कारकुनान की तादाद 10 लाख से ज्यादा है। संघ दुनिया की सबसे बड़ी गैर सियासी तंजीम है, जिसकी शाखाएं 65 से ज्यादा ममालिक में लगती हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट की एक बड़ी वजह शनिचर को यूएन में वजीर खारजा सुषमा स्वराज का वो बयान भी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हामी मुल्क है। वो उस राक्षस को पाल रहा है जो पूरी दुनिया का दुश्मन बना हुआ है। विश्व के इनामी आतंकवादी पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं, फ्रीडम फाइटर कहे जाते हैं, और उन आतंकवादियों की क्रूरता वीरता कही जाती है। कुल मिलाकर दुनिया के सामने दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है, तो जवाब देने के बहाने संघ को ही निशाने पर ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अंदाजा लगाए कि आखिर पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो किस कदर बढ़ चुकी है कि वो अपने वहां दहशतगर्दी के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन शायद वो ये भूल गया है कि बाकायदा तमाम जो दर्ज फेहरिस्त इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं वो अपने यहां पर उन्हें पनाह देता है। दाऊद इब्राहिम जैसे शख्स को वहां पर वो पनाह देता है। और इन सब के बीच जब उसे आईना दिखाया जाता है तो फिर अपनी गलती मानने की जगह और फिर उस पर एतराफ करने की जगह वो बाकायदा हम पर ही बेबुनियाद इल्जामात लगाता है। इन सब के बीच बात आरएसएस की भी कि शायद पाकिस्तान ने आरएसएस के अभी हालिया जो इजलास हुआ उस पर
संघ सरबराह मोहन भागवत का बयान नहीं सुना, जिस पर उन्होंने हिंदुत्व की एक तरह से डिफिनीशन जो दी थी उसमें मुसलमानों की शमूलियत को खास तौर पर शामिल किया था। इसके अलावा भी वो शायद अंदरूनी मामलात से हमारे उतना वाकिफ नहीं है, तभी वो इंटरनेशनल मंच पर जाकर के बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसे करारा जवाब मिला है। बहरहाल इन सब पर हम तफसील से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त फॉरेन एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के लीडर और नेशनल मीडिया इंचार्ज रोहित चहल साहब, और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ऑर्गेनाइजिंग कन्वीनर गिरीश जुएल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल। कुछ ही देर में हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर अजय उपाध्याय भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन रविंद्र सर, मैं आपसे सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं कि यूएन का जो मंच है, वो स्टेज है, जनरल असेंबली है, वहां पर अपनी अपनी तरफ से बातें कही जाती हैं। पहले तो बात कही गई, उसके बाद राइट टू स्पीच के जरिए जवाब दिया गया। लेकिन पाकिस्तान का जो ये जवाब है, एज एन फॉरेन एक्सपर्ट आप देखते कैसे, इसके जो अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग आयाम हैं, वो क्या नजर आते हैं? देखिए, एक तरह का ये तो रिचुअल हो गया है। इस साल नहीं, कई सालों से चला आ रहा है। यूनाइटेड नेशन सितंबर में जो मीटिंग्स होती हैं जनरल असेंबली की, हम कुछ स्पीच देते हैं, पाकिस्तान कुछ स्पीच देता है, कुछ एलिगेशंस हमारे उनकी तरफ से, उसका रिबटल हमारी तरफ से, और ये मीडिया में प्ले आउट होता है। पर इसका जो आउटकम्स हैं, ये एक तरह का रेटरिक और एक तरह की मीनिंगलेस एक्सरसाइज होती जा रही है। वन सेकेंड, यस इट्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो क्योंकि वर्ल्ड थिएटर पर जो ये पॉइंट्स है रखे जा रहे हैं, उन पर डिस्कशंस हो रही है और कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स कुछ कैरी आउट हो रहे हैं। हम जो कह रहे हैं, हमारी विचार, हमारी बातें, और पाकिस्तान जो कह रहा है उसका भी कहीं ना कुछ इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि न्यूयॉर्क में इस समय सारा मीडिया इकट्ठा हुआ है। बट ये एक तरह का एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस चल रही है। नाउ कमिंग टू इस साल जो ये हुआ है और जो अभी स्पेसिफिक जो आरएसएस को रिलेटेड है, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और हमारी जो अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, काफी वर्षों से रहे हैं। बीजेपी कोट अनकोट अगर ये कहती है पाकिस्तान की आरएसएस ड्राइव कर रहा है इसको, तो केवल पिछले 4 साल से जो आरएसएस इज लेट्स से इन अ डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम, राइट। उससे पहले तो कांग्रेस की पार्टी थी, तब भी यही होता था। सो ये जो लॉजिक है इनका इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। बट इस लॉजिक के थ्रू पाकिस्तान क्या कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू फोर्स इंडिया इनटू अ लिटिल काइंड ऑफ अ बैकफुट, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस मुद्दे को लेकर के हम जो ये फैसिज्म वगैरह का जो हम टॉपिक्स उठाएं अगर कहें, तो इस पे इंडिया को हम कॉर्नर नहीं तो इंडिया पे हम लांछन डाल सकते हैं, विच दे आर वेरी हाईली मिस्टेकन। बट वो इस चीज का अटेम्प्ट कर रहा है। तो ये अटेम्प्ट है और ये एक स्पाइरल है। ये वॉर, वर्ड्स की वॉर भी नीचे जाती जा रही है, गिरती जा रही है, और इसका खतरा जो ज्यादा ये आ रहा है कि फिजिकल कांटेक्ट और इनकर्शंस पे भी बढ़ सकती हैं। तो आई थिंक हमें बेसिकली करना चाहिए, वी हैव टू गो बैक टू इमरान खान दिस थिंग, कि जब उन्होंने पावर ली थी, उन्होंने कहा था मैं अपने देश में गरीबी हटाना चाहता हूं। ओके, लिव एंड लेट लिव। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए, दे हैव टू लिव एंड दे हैव टू लेट लिव इन दिस एंटायर सब कॉन्टिनेंट, और गरीबी पे फोकस करें। लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा है। न्यू पाकिस्तान की जब बात हो रही है, तो न्यू पाकिस्तान असल में जो हमारे डिप्लोमेट ने साफ तौर पर कहा कि असल में पुरानी जो सरकार का ही बदला हुआ एक रूप है, बदली हुई शक्ल है नए पाकिस्तान की नई सरकार। बहरहाल हम इस पर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान से ही अनीस मंसूरी साहब जुड़ चुके हैं। उनसे भी जरा बातचीत करते हैं। अनीस साहब, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। अनीस साहब, यूएन में वरीद साहब जो बात कह रहे हैं, साद साहब की बातों से कितना इत्तेफाक रखता है वहां पर आम पाकिस्तानी, और आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई आपको लगता है एज अ जर्नलिस्ट भी कि वो बातें बिल्कुल सही कही जा रही हैं? आरएसएस का किसी तरह से कोई दहशतगर्दाना ताल्लुक है नहीं आज तक? अच्छा, देखिए, पहली बात तो यह है कि हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। एक तो छोटी मामलात को या तकारीर को, पॉलिटिकल स्पीचेस को हम उस तरीके से जाहिर करते हैं कि ये वाकई में इस तरह के बहुत सारे संगीन मसाइल मौजूद हैं। पहली बात यह है कि आरएसएस का जो दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान इस तरीके से इंडिया मुसलसल पाकिस्तान के हवाले से बयान करता है, तो फिर पाकिस्तान उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देता है कि देखिए आरएसएस के जरिए भी जो है वो वहाँ पर जो दीगर कम्युनिटीज हैं उसमें चाहे कोई भी हो, उसमें जरूरी नहीं मुसलमान हो या दीगर लोग भी हो, उस पर फिर ये बात आती है कि ज़ाहिर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर जब इंडिया यहाँ से बात करता है तो पाकिस्तान भी उस हवाले से बात करता है।
और जहां तक दूसरा पहलू ये रहा कि पाकिस्तान के अंदर शायद इंडिया के हवाले से उस तरीके से पॉलिटिक्स नहीं होती जिस तरीके से इंडिया के अंदर पाकिस्तान को लेकर पॉलिटिक्स होती है। इंडिया की पॉलिटिक्स तो शायद ये लगता है कि ऐसे लगता है कि शायद वो उनकी अपोजिशन पाकिस्तान है इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए भी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरीके से इंडिया बैशिंग पर या इंडिया से दुश्मनी की बेसिस पर वोट नहीं मिलते हैं, ना वोट लिए जाते हैं। वरना इस तरह तो बहुत सारी रिलीजियस पार्टियां हैं वो पाकिस्तान के अंदर जीतने में कामयाब हो जाती या हो सकती थी, लेकिन कभी भी पाकिस्तान लेकिन अनीस मंसूरी साहब, ठीक है आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन किस तरीके से जुडिशरी का इस्तेमाल हो जाता है, किस तरीके से पूरी एक सिचुएशन बना करके नवाज शरीफ को पूरे इलेक्शन प्रोसेस से ही अलग रख दिया जाता है। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया, नई सरकार आ गई, सब कुछ अपने हिसाब से हो गया, तो उसके बाद उनके ऊपर से इल्जामात तक हटा लिए जाते हैं। तो सर ये तो दुनिया देख रही है, लेकिन इस तरीके की बात करके क्या पाकिस्तान के सफीर साद साहब जाहिर क्या करना चाहते हैं? क्योंकि उनको आईना तो सुषमा स्वराज ने खुद दिखा दिया था। देखिए, पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या चाहे इस वक्त मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब हो, एक बात बहुत ज्यादा क्लियर है कि तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी जब कभी भी हुकूमत में आती है तो वो सबसे पहला हाथ इंडिया की तरफ बढ़ाती है कि वो इंडिया से कहती है कि आए हम दोस्ती करते हैं। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने पहली स्पीच जो अपनी की थी उसके बाद उन्होंने बाकायदा कहा था कि हम एक ही हम आपस में हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब भी जब हुकूमत में आए तो उन्होंने पहली बात ये कही कि भाई हम तैयार हैं इसके लिए, और हमने बाकायदा खत लिखा है इस हवाले से, बात की कि हम बैठकर बात करना चाहते हैं। तो हमने भी तो उस बातचीत के लिए हामी भर दी थी सर, लेकिन जब हमारे जवानों के साथ बेहुरमती होगी, उनकी लाश के साथ बेहुरमती होगी, तो कौन सा ऐसा मुल्क है जो अपने जवानों की लाशों पर किसी तरह की बातचीत को करने के लिए तैयार होगा सर? या आप भी बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं चलिए आगे बढ़ता हूं इससे। मैं अनीस साहब, हम इसे बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर जरूरी नहीं होता कि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसमें जो नजर आ रहा है वही हो सकता है। ठीक है, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। 2014 का जो पेशावर हमला था, क्या आपको ये नहीं पता सर? एज अ जर्नलिस्ट आप बताइएगा, बायस नॉन बायस के अलग हट करके, एज अ जर्नलिस्ट एक इंसानी हुकूक के तौर पर आप ये समझते नहीं है क्या कि उतना ही दर्द हिंदुस्तान के हर शहरी को भी हुआ था उन मासूम बच्चों के मरने पर, उन मासूम बच्चों की हलाकत पर? यहां पर भी गम और शोक की लहर थी, उसका जिम्मेदार आप हिंदुस्तान को बता रहे हैं सर। देखिए, एक बात मैं कहूँ, देखिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से बहुत ज्यादा वाकयात हुए हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। अगर आप तो इसका मतलब ये नहीं कि सर हम ही वो करते हैं। देखिए, हम इसको जरा सा अगर बेहतर तौर पर अगर देख सकें, देखिए वो पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट एक अलग चीज है। पॉलिटिकल जाहिर है, इंडिया ने जब पहले तकरीर की है यूएन के अंदर, तो वो ज्यादा हम अगर वो तकरीर थोड़ी सी अगर हल्की होती तो पाकिस्तान उसका जवाब भी अंदाजा देता। आपकी देखिए रिएक्शन है ना, ये हमारा एक्शन नहीं है, पहली तरफ से हमारी तरफ से एक्शन नहीं हुआ है या पाकिस्तान की तरफ से एक्शन नहीं हुआ है। भारत दोनों तरफ से समझने की जरूरत यह है कि दोनों तरफ से बैठकर मामले को रिएक्शंस जो हैं झूठी तस्वीरों के भी हमने देखे हैं सर, जो झूठी तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को लेकर के इल्जाम लगाए जाते हैं, वो पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया ही देख चुकी है और पूरा दुनिया इस बात को जानती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, सब कुछ एक तरफ, लेकिन क्या पाकिस्तान इस सच्चाई से इनकार कर सकता है कि 1267 और 1998 के जो प्रोविजंस हैं उसके तहत जो दहशतगर्दाना फेहरिस्त है, 132 दहशतगर्दों और 22 जो दहशतगर्दाना तंजीमें हैं, अब तक पाकिस्तान उसको पनाह दिए हुए है? इस बात से आप इनकार कर सकते हैं? हमारे सफीर ने भी ये बात रखी है, एनएम गंभीर साहब ने भी, हमारा भी यही रिएक्शन था सर। देखिए, जिस तरीके से जिन लोगों की या जिन फहरिस्तों की आप बात करते हैं, वही कभी दुनिया भर के अंदर सराहाए जाते थे, उनको हीरो बनाया जाता था। आप जिन लोगों को दहशतगर्दी की फहरिस्त में डाला गया है, वो लोग उन्हीं के हीरो हुआ करते थे एक वक्त में। अगर उन लोगों ने उनका यू टर्न लिया है, जो आलमी ताकतें इसको पाल रही थी और उन्होंने ही उनका यू टर्न लिया, तो हमने वो यू टर्न, हमने उनको दहशतगर्दी कहा। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे 70,000 से ज्यादा हलाकतें हुई पिछले 10 सालों के अंदर। 70,000। सर उसका दर्द हमें भी है, सर उसका दर्द हमें भी है, एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते हम आपके गम में शरीक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि
इसका मतलब ये नहीं है सर कि उसके जिम्मेदार हम हैं। बहरहाल मैं सर, हमारे पास और भी पैनलिस्ट हैं, मैं उनके पास भी जाना चाह रहा हूं, लेकिन जल्दी से इस बात के बारे में भी आपसे रिएक्शन चाहूंगा कि आरएसएस को लेकर के या फिर क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो बयान दे रहे हैं, साथ साहब क्या ये नहीं जानते कि अभी हाल ही में कौमी सतह पर आरएसएस की तरफ से एक बड़ा इजलास हुआ, 3 दिन का फ्यूचर इंडिया के तौर पर उसकी किस तरीके से उसको देखा जाता है आरएसएस के नजर में। इस इजलास में बाकायदा हिंदुत्व की भी डिफिनीशन दी गई, उसमें खास तौर पर मुसलमानों का जिक्र किया गया। ऐसी तंजीम जो गैर सियासी है, ऐसी तंजीम जो सिर्फ फलाह का काम करती है, नजरियाती इख्तलाफात हमारे वहां मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है सर। अब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह इंडिया को भी पाकिस्तान के मामलात में नहीं होनी चाहिए, पहली बात। आरएसएस में जो अभी ये 3 रोजा सेमिनार हुआ था, उसमें जो इन्होंने खास तौर पर मुसलमानों के हवाले से कहा कि उन्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं और वो मुसलमान रह सकते हैं, और खास तौर पे घर वापसी जैसी बातें हैं वो नहीं हुई, ये बहुत अच्छी बात है, उसको बिल्कुल सराहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि अभी तक जितना भी एक्सट्रीमिज्म हो रहा है इंडिया के अंदर, 1.25 अरब की आबादी है, उसके अंदर जो है वो तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं। अगर वहां पर कोई दिल आजारी होती है तो उसके इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर महसूस किए जाते हैं। जिस तरीके से अगर बर्मा के अंदर अगर मामलात होते हैं, तो देखिए अगर पाकिस्तान के अंदर किसी हिंदू ठीक है, अब आप ये बातें कह रहे हैं, जरा हम इस पर भी तफसील से बात करेंगे सर। मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद है, उनके पास भी जाना होगा मुझे, और आपके पास भी हम आएंगे सर बातचीत के लिए। आप अगर हमारे साथ बने रहे तो मैं चाहूंगा कि आप बने रहे और हम आपके पास दोबारा लौटे। बहरहाल, लेकिन हमारे साथ और भी खास मेहमान है। हर्षवर्धन जी, जल्दी से मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि देखिए तमाम तरह की बातें कह रहे हैं अनीस साहब, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, अनीस मंसूरी साहब चूंकि हैं अभी लाइन पे, तो मैं एक छोटा सा कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, अगर वो बात कुछ जायज लगेगी। ये कुछ वैसा ही हाल हो गया है कि अपने घर की लड़ाई हो गई और कोई बदमाश पड़ोसी है, उसके साथ बैठ के आप अपनी घर की महिलाओं, बच्चों, पुरखों, विरासत सबको गालियां देते हुए चले जाते हैं, और जो आपके समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है आप उसके पक्ष में खड़े नजर आते हैं। मैं यहां भारत, पाकिस्तान और चीन की बात कर रहा हूं, और अगर पिछले 1 हफ्ते का जो कहें कि घटनाक्रम है, या जो उस पूरे जो एक OROB जो चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है, उसका जो डर है, उसकी जो कहें कि एक तरह से फिर से पाकिस्तान भले ही एक कहें कि मुसलमान देश के नाते निकल गया, हिंदुस्तान से अलग हो गया, हालांकि मुसलमान कहां ज्यादा खुश हैं वो मंसूरी साहब भी बताएंगे, लेकिन आप सोचिए कि उस कॉलोनी को फिर से गुलाम बनाने की तैयारी चीन कर रहा है। मुसलमानों के हर तरह के हक को छीनने का काम चीन कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद करने वाले लोगों को पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान के जो वजीर आला है, पाकिस्तान की जो सेना है, अगर वो कह रही कि ये हमारे हीरो हैं, तो पाकिस्तान के लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? वो नवाज शरीफ की भैंसें बेच रहे हैं, हम यहां दुनिया में कह रहे हैं कि हम 6वीं अर्थव्यवस्था हो गए। तो क्या ये सामान्य सी बात, ये एक आम पाकिस्तानी को समझ में नहीं आती है कि हिंदुस्तान के साथ आप लड़कर बहुत आगे नहीं जा सकते हैं? आगे आपका रास्ता कहां जाएगा? चीन की गोद में जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बैनुल अक़वामी सतह पर इंडिया की भी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है, क्या यह मौका हिंदुस्तान से ही मिला है? जी हां, क्योंकि इस तरह की भी बातें कही जा रही है, क्योंकि हमको याद होगा कि राहुल गांधी ने अगस्त के आखिर में बाकायदा जाकर के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आरएसएस जो मवाजना है वो मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दिया था। क्या आज पाकिस्तान को उसी बयान से ऐसा मौका मिला है? जरा हम राहुल गांधी की वो बाइट भी सुन लेते हैं, उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। Trying to change the nature of India, and it's similar to the idea that exists in the Arab world with the Muslim Brotherhood. तो अंदाजा लगाइए कि इस तरीके के बयानात जब हमारे ही लीडरान की तरफ से आती हैं, तो क्या यही मौका जो है वो पाकिस्तान को मिल जाता है और इस तरह की वो इंटरनेशनल लेवल पर और बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की छवि खराब करने की कोशिश करता है? हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपने नाज़रीन को बता दें कि हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर अजय उपाध्याय साहब भी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अजय, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। लेकिन रोहित चहल साहब, किस तरीके से आप देख रहे हैं? हमने तो बहुत अच्छी तरह से पाकिस्तान को आईना दिखाया, लेकिन पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा। अब वो आरएसएस और फासिज्म की बात कर रहा है, योगी आदित्यनाथ को घेर रहा है। इससे क्या हासिल हो रहा है?
देखिए, सीधा सीधा यही है कि पाकिस्तान की एक बौखलाहट आज सबके सामने आ रही है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक पूरा दोस्ती का हाथ उनकी तरफ बढ़ाया, लेकिन जो इन्होंने पीठ पे खंजर घोंपने का काम पाकिस्तान ने किया और पूरी तरीके से इनकी जो पॉलिसी थी पाकिस्तान की आतंकवाद को पूरे एक्सपोर्ट करने की पूरे देशों में, वो सबके सामने जो इनका चेहरा था वो उजागर हो चुका है। यही बात यूएन के अंदर जब हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने की, लेकिन सुषमा स्वराज जी ने पाकिस्तान का चेहरा उजागर किया, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं, राहुल गांधी जी के इशारे पर कांग्रेस के नेता शशि थरूर जैसे नेता सुषमा जी के ऊपर सवाल उठाते हैं कि सुषमा जी वहां पर क्या कर रही हैं। महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह है कि पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद जैसा व्यक्ति जो खुलेआम भारत के टुकड़े करने की बात करता है, उसी तर्ज पे जेएनयू के अंदर, दिल्ली के अंदर भारत के टुकड़े करने के बाद जो जेएनयू का गैंग और पाकिस्तानी प्रेमी गैंग जब करता है, तो उनके समर्थन में जाकर कौन बैठता है? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी और पाकिस्तान के बोल लगभग एक हो चुके हैं। राहुल गांधी जी, पूरा देश जब सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई पाकिस्तान के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर, मैं एक बात सर रोहित साहब, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम मुद्दे पर रहें, क्योंकि देखिए आप आगे पीछे सबकी बात कर रहे हैं, ये पूरा मुल्क जानता है और उस पर हम बहुत सी बातें भी कर चुके हैं, हम वो खबर भी दिखाते रहते हैं। लेकिन अगर हम टू द पॉइंट, यूनाइटेड नेशन में आरएसएस को लेकर के जो बात कही गई, फासिज्म की जो बात कही गई, आदित्यनाथ के ऊपर जो बात कही गई, उसको आप किस तरह से देखते हैं एज अ पार्टी? मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, जो बोल हैं ये पाकिस्तान के बोल नहीं है, ये कांग्रेस के बोल, पाकिस्तान के स्पोक पर्सन और पाकिस्तान के स्पोक पर्सन कांग्रेस के स्पोक पर्सन काम कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर जी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो पाकिस्तान में जाकर क्या कहते हैं कि हमारी मदद करिए, नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए लगातार कांग्रेस के लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और उनका साथ वहां से बैठा पाकिस्तान दे रहा है। इसका ये सीधा सबूत है। पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान के ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होना चाहिए। क्यों कांग्रेस जो है पाकिस्तान की भाषा और पाकिस्तान कांग्रेस की भाषा बोल रही है? पूरा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। सवाल आप उठा रहे हैं कांग्रेस पर। एक लास्ट विषय, एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन की तरफ कांग्रेस पार्टी लगी है, महागठबंधन की तरफ, जिसमें यहां तो दिल्ली देश में वो फेल हो गए, लेकिन वो आज पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई के साथ आज कांग्रेस और राहुल गांधी गठबंधन करने लगे हैं और उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। मुझे देखिए एक चीज समझ में आई, ठीक है, आपने कांग्रेस पर सवाल तो खड़े किए, उसका जवाब भी हमें चाहिए, लेकिन हमें यह भी बताना होगा कि हम कांग्रेस से भी अपने साथ लोगों को जोड़ना चाहते थे, उनके तर्जुमान को भी हमने दावत दी थी, लेकिन इस टॉपिक पर कांग्रेस से कोई हमारे साथ नहीं जुड़ा। लेकिन इन सब के बीच हम कांग्रेस की बात भी करने की कोशिश करेंगे। आप कांग्रेस का कोई नुमाइंदा होता तो हम जवाब लेते, लेकिन इतना तो मुझे दिख रहा है कि आपको इतना कुछ कहने का जो मौका मिल रहा है वो पाकिस्तान की वजह से ही है। जब इस तरह की बातें होती तो कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स में फायदा आपको मिल रहा है, क्योंकि आप इतनी बातें कह पा रहे हैं। रोहित साहब जल्दी से इस पर रिएक्ट कीजिए। देखिए, यहां फायदा नुकसान की बात नहीं, यहां जब सुषमा जी वहां पर नहीं सर, मैंने आपसे यूएन की बात पूछी, मैंने 7 वली साहब की बात पूछी, आपने सीधे सीधे कांग्रेस की बात करनी शुरू कर दी, आपने शशि थरूर की बात कर दी, आपने मणिशंकर अय्यर की बात कर दी, आपने राहुल गांधी की बात कर दी। मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा था, फायदा तो आप लेने की कोशिश कर रहे हैं सियासी तौर पर। अगर हमारी सेना पे जो सवाल उठाता है, हमारी सर्जिकल स्ट्राइक पे जब सेना हमारी वहां पर जाके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है, तो कांग्रेस के नेता संजय निरुपम जी सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं। एक और हमारी सेना के पराक्रम के ऊपर जो कांग्रेस के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री के बेटे कहते हैं कि आर्मी के चीफ जो है वो सड़क, ये सब हम जानते हैं सर, और ये चल रही है, ये खबरें हम दिखा भी रहे हैं, इस पर डिबेट भी हमने की है। रहमान मलिक के ट्वीट पर भी हमने लगातार बातचीत की थी, बाजवा की गिदड़ भपकी पर भी हमने बात की थी, हमने इसी मंच पर यहीं पर बैठ करके डिबेट की थी। लेकिन बात जब ये होती है कि जब हम एज अ नेशन बात कर रहे हैं आपसे, तो फिर कांग्रेस और बीजेपी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हट करके मैं आपसे सवाल का जवाब चाह रहा था, लेकिन आप सीधे सिर्फ कांग्रेस पर ही हमलावर हो गए। पॉलिटिकल आपको माइलेज मिल गया सर, मिल गया सर, मैं वापस आऊंगा ना तब आप दे दीजिएगा सर, ठीक है। लेकिन गिरीश साहब, आरएसएस को निशाना बनाना, आदित्यनाथ को निशाना बनाना, फासिज्म फैला रहा है आरएसएस, इस तरह की बात कहना, क्या छवि खराब हो रही है हिंदुस्तान के साथ साथ आरएसएस की भी बैनुल अक़वामी सतह पर? यही उसकी नापाक कोशिश है पाकिस्तान की? ऐसा है कि पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह से जानता है कि आरएसएस ने कैसे लोग दिए हैं। अब अगर पाकिस्तान की जनता से पूछेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमाना ठीक था या उनसे पहले के लोगों का था, तो स्वाभाविक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी कहेंगे, और वो संघ के प्रचारक थे। ऐसे ही नरेंद्र मोदी भी अगर तैयार हुए हैं
और पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं, पूरे विश्व में उनकी तूती बोल रहे एक तरीके से, तो वो भी संघ के व्यक्ति हैं। तो इसलिए अगर पाकिस्तान की जनता से पूछेंगे तो पाकिस्तान की जनता कहेगी हाँ, अगर रहे हैं अच्छे तो सबसे अच्छे संबंध पाकिस्तान के साथ अटल जी के जमाने में, ठीक, अच्छी बात है सर। कोशिश की। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम गरीबी हटाएंगे। जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अटल जी और नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर के कि हम ऐसी सत्ता चलाएंगे जैसे नरेंद्र मोदी चला रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं। तो इसका मतलब उनको वोट मिले वहां की जनता को तो इसी बात को कह करके मिले, तो यहां से भी ये गलत सिद्ध हो जाता है। और उन्होंने इंस्पिरेशन हमसे लेते हैं और फिर वहां पर काम उल्टा करते हैं। गरीबी के साथ साथ वहां जो लड़ाई लड़नी है वो आतंक के साथ लड़नी है। गरीबी वहां तब समाप्त होगी जब वहां पहले आतंक खत्म होगा। ठीक है सर, लेकिन देखिए ये तो पाकिस्तान की बात हो गई, लेकिन आरएसएस को लेकर के जिस तरह की बात साद वरीस साहब ने कही है उसके ऊपर आपका जवाब क्या है? उनको क्या जवाब है, पाकिस्तान को क्या जवाब है? क्योंकि आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया है पूरी तरह से, बिल्कुल दहशतगर्दाना तंजीम बताने की कोशिश की है सर। बिल्कुल, आरएसएस जो है एक बात को लेकर के कभी समझौता नहीं करेगा। वो जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है उस बात को लेकर के उन्हें पता है कि आरएसएस कभी समझौता नहीं करेगा, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो या किसी भी प्रकार के दबाव हो वो भारत का अभिन्न अंग है और उसको भारत वापस लेकर के रहेगा। अच्छा, इस बात को काउंटर करने के लिए मुझे लगता है कि यूएन में इस तरह की चीजों को फैलाया गया कि आरएसएस को पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, हाँ, इस तरीके से इस्तेमाल किया। ठीक है, लेकिन अजय उपाध्याय साहब, जिस तरह की बात हो रही है, पाकिस्तान की जबान जो नापाक नजर आ रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट? क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं कि उस पर बातचीत हो रही है। ठीक है, कांग्रेस इस मुद्दे पर बोलना ही नहीं चाहती, हमारे साथ जुड़ी नहीं रही है, हमारे साथ बीजेपी से भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल जो पॉलिटिक्स इस पर होने लगती है या फिर इस पर माइलेज लेने की जो कोशिश होने लगती है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान ने जो भी बातें रखी हैं निश्चित तौर पे उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। पाकिस्तान को भारत के आंतरिक राजनीति में किसी तरह भी और कोई भी प्रतिक्रिया देने का उसे किसी भी तरह का राइट नहीं है। लेकिन जिस तरह से आंतरिक राजनीति की व्यवस्था में कहता हूं, परिस्थितियां जो बन गई है, अभी आपने देखा शायद भाजपा के समर्थक साथी रोहिल चहल जी हैं, उन्होंने जिस तरह से बातें रखी कांग्रेस और भाजपा पर। ठीक है, अभी डिबेट का आपका इशू क्या है? पाकिस्तान जो बातें आरएसएस पर कही है और बाकी मुद्दों पर कही है उस पर हमें डिबेट करना है, ना कि कांग्रेस ने क्या किया इस पर डिबेट करना है, पहली बात। दूसरी बात है, कांग्रेस की 10 गलतियां हो सकती हैं, 100 गलतियां हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में कांग्रेस की जो नीतियां आज तक रही वो एकदम निरंतरता के साथ उस पर आक्रामकता भी रही। आज जहां तक परिस्थितियां बनी है, पिछले कुछ महीनों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य कुछ होता है, बातें कुछ होती है, हम आतंकवाद पे कोई बात नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं होगी। वही जब कांग्रेस पार्टी का कोई नुमाइंदा कोई बात करता है तो उसको आप पाकिस्तान परस्त बना देते हैं। अच्छा। और आप निरंतर बात करने का प्रयास करते हैं, जब परिस्थितियां बदलती है तो उल्टा हो जाती है बातें। लेकिन मेरा मानना है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर एक निरंतर पॉलिसी भारत सरकार की होनी चाहिए, विदेश नीति पर धूलमूल नीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा। अजय साहब जी, ठीक है, आपने कहा कि कांग्रेस का कई गलती हो सकती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसकी जो पॉलिसी थी पाकिस्तान को लेकर के वो बहुत अच्छी थी, ठीक थी, इस वक्त की सरकार से तो बेहतर थी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन जरा ये बताइए कि ये भी तो हम देखते हैं कि मणिशंकर अय्यर साहब क्या कह देते हैं, थरूर साहब क्या कहते हैं, खुद राहुल गांधी क्या कह देते हैं, रहमान मलिक राहुल गांधी को पीएम का सबसे बेहतर कैंडिडेट बता देते हैं। तो ये भी तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं जिस पर बात होनी चाहिए। आपसे मैं डिबेट पर पहले भी रहा हूं, ये बताइए कि इस तरह की बातें रहमान मलिक ने, जब राफेल का इंडिया में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, उस पर रहमान मलिक जो पूर्व वहां का गृह मंत्री है वो यदि कोई ट्वीट करता है तो इससे फायदा किसको होगा? क्या कांग्रेस को फायदा हो सकता है? अच्छा, भारत की जनमानस कांग्रेस को स्वीकारेगी इस बात के लिए? निश्चित तौर पे इसमें कोई ना कोई बड़ी साजिश है, इस पर तो एसआईटी बैठनी चाहिए थी। एक बड़ी बात कह रहे हैं, और रोहित साहब जो मैं कह रहा था कि जो पॉलिटिकल माइलेज करने की कोशिश है उसी पर आप रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं। जिस बात पर बार-बार रिएक्शन आपसे लूंगा, आरएसएस पर यदि कुछ बात किया है पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान की भर्त्सना होनी चाहिए। आरएसएस, आदित्य जोगी, मोदी जी हमारे देश की राजनीति में जो चर्चा पर चर्चा, पक्ष विपक्ष होना चाहिए वो चलेगा, लेकिन पाकिस्तान को आंतरिक राजनीति में भारत के हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। और वो जानकर कर रहा है ताकि यहां की आंतरिक राजनीति आपस में बटे। देखिए, प्रोफेसर अजय उपाध्याय भी वही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात हम यहां पर कर रहे हैं वी एज अ नेशन,
नॉट एज अ पार्टी, नॉट एज अ बीजेपी और कांग्रेस। हमको वहां पर ही बात रखनी पड़ेगी ना फिर। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कर, यही चीज सुषमा स्वराज जी यूएन के अंदर कर रही थी, वो देश को रिप्रेजेंट कर रही थी। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और नवाज शरीफ जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अमेरिका के अंदर जाकर नवाज शरीफ जी ने हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या शब्द कहे थे कि वो देहाती औरत हैं। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जो आज हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कितनी कड़ी शब्दों में उसकी निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि इस तरीके की बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। लेकिन एक तरफ वो हैं जो उनको कांग्रेस वाले हैं, लगातार अगर इस तरीके की चीजें आती हैं तो वो इसके ऊपर पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी से उनको सीख लेनी चाहिए, मोदी जी से उनको सीख लेनी चाहिए। जब हम देश की बात करते हैं तो जब देश का प्रधानमंत्री होता है, और सुषमा स्वराज जी वहां पर अपने यूएन को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन आपने कहा पॉलिटिक्स। यहां पर शशि थरूर जी का बयान उनके तुरंत बाद आता है, जब उजागर करते हैं उनका चेहरा, वहां पर उनको सामने रखते हैं किस तरीके से आतंकवाद के अंदर टेररिज्म जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है उसकी बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस वाले इस पे राजनीति करने, अपनी रोटी सेकने में लग जाते हैं। लगातार कांग्रेस का ये रहा है। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, मैं ज्यादा नहीं। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश की। जब परमाणु का टेस्ट हुआ तब कांग्रेस ने क्या कहा कि इसकी क्या जरूरत थी। परमाणु जब पोखरण में टेस्ट हुआ, उसके बाद जब कारगिल विजय दिवस, सर, तो जिसमें हमारे समझ नहीं पा रहा हूं, एक चीज समझना चाह रहा हूं कि आप जिस तरह से कह रहे हैं अभी, तो मैं वही कह रहा हूं कि हमारे पास कांग्रेस का कोई नुमाइंदा नहीं है, मैं इस पर जवाब देना चाहता। मैं जानता हूं क्योंकि वो शायद वो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम इस पर बात नहीं करना चाहते और उन्होंने अपने आप को इससे दूर रखा। लेकिन ये बताइए, आप जैसी बात कह रहे हैं कि प्रो पाकिस्तानी बातें होती हैं और पाकिस्तान और कांग्रेस की जबान एक है, अगर ऐसा होता तो 70 साल में तो फिर हिंदुस्तान को पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया जाता, कांग्रेस ने पूरे मुल्क को उनके सुपुर्द कर दिया होता। बहुत अच्छा प्रश्न है। मुल्क कैसे, जब परमाणु का टेस्ट करते हैं तो उसको कहते हैं क्या जरूरत थी। विजय दिवस, जो हमारी शौर्य, हमारे सैनिक जहां शहीद हुए, सैकड़ों सैनिकों ने हमारी जान अपनी हिंद की सेना के सामने कितने बार घुटने टेके हैं। बांग्लादेश अलग हो गया, 71 की बात है, क्या वो अच्छा था। लेकिन मेरी बात सुनिए, 2004 से लेकर 2009 तक, देखिए जानना देश को जरूरी है, 2004 से लेकर 2009 तक कांग्रेस ने विजय दिवस नहीं मनाया, ना मनाने दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस सीक्रेट मीटिंग्स करती है पाकिस्तान के साथ। ये इसका जीता जाता सबूत है, खुद मीडिया के अंदर आता है। दूसरी बात, पाकिस्तान एक और लास्ट चीज, देखिए कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कांग्रेस की जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उस पर जो नक्शा अपलोड होता है भारत का, जो कश्मीर का नक्शा अपलोड होता है, अब कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, उसको वो पाकिस्तान के अंदर दिखाते हैं। यह है कांग्रेस की सच्चाई। पीओके के साथ, ठीक है सर। लेकिन फिर वही बात है कि जितना ज्यादा पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं सियासी फायदा आपको मिल रहा है, यह दिख रहा है, क्योंकि आपकी बातों से यही नजर आ रहा है। लेकिन रविंद्र सर, ये जो बातें कही जा रही हैं, आरएसएस ऐसा तंजीम हम सभी जानते हैं, आरएसएस से नजरियाती इख्तलाफात जो हैं मुल्क में मौजूद, हम ये देख रहे हैं। इसको लेकर के बातचीत भी होती है और भविष्य का भारत करके बाकायदा एक बड़ा इजलास भी किया जाता है आरएसएस की तरफ से, वो भी प्रोग्रेसिव नजर आता है। लेकिन इस तरीके से एक प्रोपेगेंडा करके आरएसएस को एक तरह से मोहरा बनाने की जो कोशिश है, क्या ये किसी भी तरह से कामयाब होने वाली नजर आती है पाकिस्तान की? पहली बात, आई थिंक, मेरे ख्याल से यूएन में अभी से पहले पाकिस्तान ने कभी आरएसएस का जिक्र नहीं करा था। मेरे ख्याल से इट नीड्स टू बी चेक्ड। जी हाँ, जहां तक मेरी नॉलेज है उसका नहीं करा, राइट। अभी जो करा है और जिस एंगल से करा है इन्होंने, जिस कलर के साथ करा है, तो डेफिनेटली फैक्चुअली देखें तो आरएसएस की नेगेटिव इमेज है, नो डाउट। आई मीन यूनाइटेड नेशंस में, न्यूयॉर्क में, वर्ल्ड मीडिया के सामने इस तरह की बात कहना, तो इट्स अ नेगेटिव इमेज हिसाब से आरएसएस के लिए, नो डाउट। अब असलियत क्या, वी नो आरएसएस एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो हमें पता है। बट एक चीज हमें और ध्यान रखनी, जैसे भी बात हो रही थी, देखिए वर्ल्ड अफेयर्स में हर नेशन कोई ना कोई रास्ते ढूंढता है, कोई ना कोई कहानी ढूंढता है अपने को अपर हैंड लेने के लिए, राइट। अभी जैसे बात हो रही है कि वी आर सेइंग कि पाकिस्तान शुड नॉट कमेंट ऑन एन इंटरनल अफेयर्स। आई एज अ इंडियन विल से ऑफ कोर्स, बिल्कुल नहीं। बट ऑन द अदर हैंड, डोंट वी कमेंट ऑन पाकिस्तान इंटरनल अफेयर्स? या कोई भी देश जो है, ये गेम चलती है देशों के बीच में, फॉरगेट इंडिया पाकिस्तान, कोई भी जो एडवर्सरी हो, जब अमेरिका सोवियत यूनियन आपस में लड़ते थे, या अमेरिका चाइना,
चाइना अमेरिका के लिए कुछ कहता है, अमेरिका चाइना के लिए कहता है, वो कहता है हमारे डोमेस्टिक पे कमेंट मत करो, वो कहता है हमारे पे कमेंट मत करो, बट दोनों करते हैं एक दूसरे को। तो इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ फैक्ट ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। और आज की तारीख प्रोसेस ऑफ डिप्लोमेसी आल्सो, एंड आज की तारीख में स्पेशली जबकि कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, वीडियो एंड एवरीथिंग की सारी इमेजेस फ्लोट अराउंड हो रही है, जिसको जो अपनी आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए लेकिन सर ये बात देखिए, एक तो फ्रंट ये, लेकिन क्या अपने दामन के दाग छिपाने के लिए दूसरे के दामन को दागदार बताने की कोशिश नहीं है क्या? और डेफिनेटली है, बट दिस इज द असलियत। ये तो इट्स अ फैक्ट, उन्हें काउंटर करना था। पूरा दामन जो है दाग से गंदा हो चुका है, काला है। और डेफिनेटली उन्हें काउंटर करना था। उन्होंने काउंटर करने के लिए उनके हिसाब से उन्होंने जो ये बात कही काफी सोच के कही होगी। उन्हें यह लगा होगा पाकिस्तान को कि इंडिया को हम मैक्सिमम कैसे नेगेटिव इमेज में वर्ल्ड में दिखा सकते हैं। उनके पास जितनी भी ऑप्शंस थी, उन ऑप्शंस में से उन्होंने ये ऑप्शन लाके सामने रख दी। ठीक है, लेकिन गिरीश साहब, ये जो देखिए एक नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है। आज पहली बार उसका आरएसएस का नाम लिया गया, योगी आदित्यनाथ को अकलियत मुखालिफ बताया गया। ये जो कोशिश है, एक तरह से फासिज्म की जो है बात कही गई आरएसएस को लेकर के, क्या लगता है कि यहीं पर बात खत्म हो जाएगी? इसके आगे भी पाकिस्तान बढ़ता जाएगा? क्योंकि उसकी कोशिश यही है। आज एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है, इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाएगा। इसको लेकर के आरएसएस किस तरह से इसको देखता है और क्या जवाब रहेगा उसका? ऐसा है कि पाकिस्तान को खतरा आरएसएस से नहीं है। पाकिस्तान को खतरा है अलकायदा से, तालिबान से, वहां जो छोटे बड़े ग्रुप हैं आतंकवादी, उनसे है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि गरीबी से तब वो निकल पाएगा, सबसे पहले उसको आतंक से निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान में खुदा के खौफ के अलावा और खौफ जब तक रहेंगे तब तक पाकिस्तान विकास नहीं कर पाएगा। और हमारा कोई पड़ोसी कमजोर रहता है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हम अपने पड़ोसी को मोहताज नहीं रखने देना चाहते। हम ये लेकिन सर, आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हैं, आप उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से हैं आरएसएस की। अगर आरएसएस की इस तरह से इमेज क्रिएट की जा रही है तो आरएसएस को कोई क्या फिक्र नहीं होगी? वो उसको कैसे ठीक करेगा? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इमेज रूइन करने की कोशिश। एक्चुअल में क्या है, आरएसएस अपनी इमेज नहीं बनाता, आरएसएस तो देश की इमेज पर काम करता है। वो ये नहीं चाहता, उसका तो ध्येय ही है कि तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे। अपने लिए वो कुछ नहीं सोचता। इसलिए आरएसएस की छवि अच्छी हो बुरी हो, इसकी चिंता किए बिना आरएसएस वो इसको लेकर के सोच ही नहीं रहा है। हाँ, लेकिन वो हमेशा ये सोचता है कि देश का हित। अब मान लो हमारी छवि खराब भी हो, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारे पास वापस आ जाता है। एक मोहताज मुल्क के भारतीय नागरिक बड़ी बात हैं, ठीक है, वो मोहताजी से निकलते, वो अपना काम करता रहेगा। वो कहते हैं ना, कर्म कर फल की चिंता ना कर, वही वाली बात। आरएसएस अपनी इमेज पर चिंता नहीं करता। हर्षवर्धन जी, ये अगर आरएसएस इस तरीके से कोशिश नहीं करेगा, वो अपना काम करता रहेगा, लेकिन क्या फिर भी ऐसा नेशन हमें ये कोशिश नहीं करनी होगी कि हमारी जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो तंजीमें हैं, एक प्रोपेगेंडा ही तो है, एक नाम लिया गया, नाम को पुट आउट किया गया, और वो आने वाले वक्त में भी ये दिख रहा है कि इसको भुनाने की कोशिश की जाएगी और ज्यादा। जिसको कहते हैं ना, 100 बार एक झूठ को बोलो तो लोग सच मानने लगते हैं, तो शायद इसको 100 बार दोहराएगा पाकिस्तान। उसको तो ठीक करना पड़ेगा अभी से ही। नहीं, मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी के तौर पर ये प्रैक्टिस में है और होता है, होना भी चाहिए कि आप जहां तक संभव है, अगर आपकी दो देशों की दुश्मनी चल रही है, इस तरह की अदावत है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगर यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के जो भी वहां के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो सब लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, तो 2 वजहों से इसको मैं बड़ा अच्छा मानता हूं। अच्छा, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को भारतीय जनता पार्टी, देश की सरकार, यहाँ के दूसरे राजनीतिक दल या यहाँ की सेना पर उंगली उठाने के लिए कोई भी एक तथ्य वाली बात नहीं मिल सकी है। दूसरी जो बड़ी चीज है कि जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो कहते हैं, अभी आपने शायद कहा रविंद्र जी ने कि हम भी तो उनके ऊपर टिप्पणियां करते हैं। हमारी जो टिप्पणियां होती हैं वो हिंदुस्तान की जमीन को जो गजवाए हिंद जैसा एक कहें कि जो वहाबी इस्लाम का एक तरीका है जो कहता है कि हमें कब्जा कर लेना है, जो वो तरीका है जहां आतंकवाद को आगे बढ़ाते हैं, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसको काउंटर करते हैं। हम उनके उन आतंकवादियों को चिन्हित करते हैं जो पाकिस्तान में भी मुसलमानों की मस्जिदों पर, मुसलमानों के शिक्षा स्थलों पर, मदरसों पर, वहां पर भी वो बम धमाके करते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग अगर लाठी लेकर परेड करते हैं और उनको आप यूनाइटेड नेशन में उनका जिक्र कर रहे हैं, तो ये
इस लिहाज से भी अच्छा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ अब देश में काम नहीं कर रहा है, दुनिया के कई मुल्कों में हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से काम कर रहा है। और कम से कम अभी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ऐसी कोई एक भी ऐसा बयान या ऐसी कोई इच्छा नहीं है। अजय उपाध्याय जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपसे भी वही सवाल। देखिए, कोई भी नेशन, जैसे कि पाकिस्तान के संदर्भ में यदि मैं बात करता हूं तो हम क्या करते हैं, भारत क्या किन चीजों पर उसको घेरने का प्रयास करता है? अलकायदा को लेकर के, जैसे मोहम्मद को लेकर के, या वहां जो आतंकवादी गतिविधियां और जो कट्टरता है उस कट्टरता पर ही हम बात करते हैं। निश्चित तौर पर जो आपकी कमजोर कड़ी होती है दूसरा देश भी वही पकड़ने का प्रयास करता है। ये नहीं कहेगा कि भारत धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारत का समर्पण नहीं है, इस पर कभी वो प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। भारत की संविधान और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति वो कभी चिन्ह नहीं लगा सकता। भारत की जो एक बहुलवादी संस्कृति है उस पर वो कभी प्रश्न नहीं लगा सकता। प्रश्न वही लगाता है जहां कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी या कमजोर कड़ी होती है। नहीं, आप बोल रहे थे, आप आरएसएस का समर्थन कर रहे हैं, आप जानते हैं, आप समर्थन कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात तो यही आशा सुनता है कि आप क्यों कह रहे हैं? ठीक है, आपकी बात को ही मानूं, ठीक है, क्यों मैं आपकी बात को मानूं? ठीक है, सच्चाई है, अपनी बात विचार हो सकते हैं, जवाब भिन्नता हो सकती है, असहमति हो सकती है, इसी असहमति का सम्मान जो भारत में 17 वर्ष नजर आ रही है वो क्या है सर? उसको भी जरा 70 वर्ष से असहमति का जो बात थी इस देश में, आज तक पाकिस्तान को मौका नहीं मिला और पाकिस्तान क्या विश्व को मौका नहीं मिला। इस बात को असहमति की बात बराक ओबामा में नहीं कही थी, उस पर तो इतना प्रश्न नहीं लगा, उस पर तो भारत सरकार को काउंटर करने के मौका नहीं मिल पाया था। याद कीजिए आप, आज से 2-3 साल पहले इसी तरह की बातें और भी देश करता है। मैं नहीं कहता कि वो नहीं करना चाहिए, मैंने पहले वक्तव्य में ही कहा कि दूसरे देश को भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। या फिर हमारी जो कमजोर कड़ी आरएसएस को हटा दे, क्या कमी ऐसी आती है कि वो उस चीज को उठाने की कोशिश कर रहा है? मतलब आप इस देश में मॉब लिंचिंग पर क्या ये मॉब लिंचिंग आज तक इस देश में इस तरह से होती थी? मैं समझ गया, पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के गांव पर ही बात होगी। क्या समतावादी समाज, बहुधर्मी समाज, धर्मनिरपेक्ष समाज की बात करनी चाहिए? क्या एक तरफा समाज की बात? एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, मैं ओवरऑल ले रहा हूं, मैं ओवरऑल लेता हूं। मैं आदित्यनाथ को, हर्षवर्धन साहब, ठीक है, अजय साहब, कार्यकलापों को लोग विरोध कर रहे हैं। मैं रोहित साहब, ठीक है, अजय साहब, ठीक है, मैं रोहित साहब, रोहित साहब, यानी कि मैं अजय सर मैं इस बात को समझूं, अगर इसको सिंप्लीफाई कर हंगामा नहीं, अजय सर, ठीक है, गिरीश सर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसा आप कह रहे हैं अजय उपाध्याय जी, क्या यही है इसका मतलब कि जो एक्सट्रीमिज्म हम उनको लेकर के काउंटर करते हैं, जिस कट्टरता को लेकर के हम वहां पर उनको हमला करते हैं, उस कट्टरता को अगर यहां पर नजर आता है तो पाकिस्तान उसी को उठा रहा है? क्या आप इस बात को कह रहे हैं? थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मैं कर रहा हूं इसका। एकदम निश्चित तौर पे आज से 70 वर्षों पहले, ठीक है, कहां यानी कि ऐसी बात उसको मौका नहीं मिला। अच्छा। पाकिस्तान जैसे देश को, चाइना को हम क्या कहते हैं? चाइना को कहते हैं, ठीक है, हार्श जो बयान आते हैं, योगी आदित्यनाथ के जो बयान सामने आए, जिस तरह के हार्श बयान सामने आए, या फिर आरएसएस की जो छवि बनी हुई है कट्टर हिंदुत्व की, उसको लेकर के बात करें। रोहित साहब, मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं गिरीश साहब से इस पर जवाब लूंगा ना। पहले मेरा सवाल यह है कि ये जो एक छवि बनने की बात हो रही है, और हमने देखा है कि इंटरनेशनल मीडिया में भी मॉब लिंचिंग और जो हिंदुत्व की जो बातें होती हैं, इसको लेकर के इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत से आर्टिकल्स छपे हुए हैं, और बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो नेगेटिव भी हैं। तो गिरीश साहब, अजय साहब जो बातें कह रहे हैं कि कट्टरता है, इसी का वो बहाना बना रही है, वहीं पर वो मौका पा रहा है और इसलिए वो नाम ले पा रहा है, इस पर क्या जवाब है आपका? मेरा कहना है कि कट्टरता की जो शुरुआत हुई है एक समुदाय के विरुद्ध 1984 में, क्योंकि उन्होंने देखिए ये बात भी कही कि ईसाइयों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ बयान देते हैं, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। बहुत ज्यादा दंगे हुए यहाँ, इतने दंगे हुए कि उनके सबके लिए एक आयोग बनाना चाहिए। और आज जितने दंगे हैं वो भी खराब हैं, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन उस मुकाबले में यानी इंटॉलरेंस बढ़ी है हिंदुस्तान के अंदर।
देखिए मैं सर साद वरीज के इस बयान पर मैं आना चाह रहा हूं, क्योंकि अजय साहब ने वो बात कही, तो जरा हम उस पर भी आते हैं और उसी को जरा एलिब्रेट करते हैं। मैं उस पर जवाब ले लेता हूं, पूरा वो बयान कोट कर दूं कि उन्होंने लिखा कि उन्होंने यहां पर कहा कि भारत में ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री खुलेआम हिंदू श्रेष्ठता की बात करते हैं। अगर वो इस तरह की बात करें, यानी कि वही एक्सट्रीमिज्म की जो बात है जो अजय उपाध्याय जी कह रहे हैं, आप जहां उस पर जवाब क्या है? जहां पर कहा जाता है वो हिंदू शब्द मजहब के आधार पर नहीं कहा जा सकता है। हिंदुस्तानी, पाकिस्तान इस बात को समझ ही नहीं रहे। यानी कि ये हिंद शब्द जो है 133 करोड़ हिंदुस्तानियों को हिंदू शब्द से जोड़ा जाता है। इसको किसी मजहब से जोड़ करके देखने वाले संकीर्ण दृष्टिकोण वाले हमें जो है ना इस पर एक तरह से सफाई जो देनी पड़ती है या फिर बताना पड़ता है कि देखिए ये है असल मतलब। बार बार उठाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। मैं सर आप ही से जवाब दूंगा, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पर भी नेगेटिव रिपोर्टिंग हमने देखी है इस पूरे मामले को लेकर के, चाहे वो मॉब लिंचिंग की बात हो, चाहे वो इस तरह के बयानात की बात हो, तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत क्रिएट तो हो ही रही है। और शायद यही मौका पाया पाकिस्तान ने, क्योंकि हमने देखा कि राहुल गांधी ने भी इस तरह की बात कही है। राहुल गांधी का भी जो बयान था वो भी उसको मौका दे सकता है, इस तरह की बातों भी मौका दे सकती हैं। क्या ये ठीक है? गिरीश साहब मेरे से पूछ रहे हैं। जी जी, मेरा कहना है कि कहीं पर भी सामुदायिक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत अपने आप जो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, ये तो कहीं पर भी ठीक नहीं है। ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लेने की जो है तो 1947 के बाद ही लगातार, और इस बात को एक्सट्रीम करा 84 के दंगों ने, और उसके बाद एक गैप आया और उसके बाद फिर से ये सिखों के विरुद्ध जो दंगे हुए थे इसने इसको 1984 में भी हुआ। उससे बड़ा दंगा कोई भी नहीं हुआ हिंदुस्तान में उसके बाद में और उससे पहले। ये एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही, मैं उसी पर जवाब चाहूंगा। नहीं, मैं जवाब उसी पे दे रहा हूं, लेकिन एक बात थोड़ा तथ्य के साथ समझिए। जरूर उत्तेजना में विश्लेषण करते हुए ये कह देना कि 70 साल में कभी ऐसा मौका नहीं मिला, तथ्य के साथ बात करना चाहिए, जैसे हम लोग तथ्यों के साथ बात करते हैं। बेशक दलाल सही होनी चाहिए। इस देश में दंगों का इतिहास आजादी के समय से, यानी जब भारत बटा उस समय से शुरू हुआ और लगातार कांग्रेस के शासनकाल और क्षेत्रीय दलों के शासनकाल में वो दंगे बढ़े। तथ्य के तौर पर दंगे हुए नहीं, आजादी के पहले की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो आजाद भारत की बात कर रहे हैं। तथ्य के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और हम लोग जिस नोएडा के स्टूडियो में बैठे हैं, यहां का सबसे बड़ा, अगर यहां की घटना मॉब लिंचिंग के कहेंगे तो वो अखलाक की हुई थी, जो दादरी में हुई थी, जो यहीं बगल में है। और उस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का नहीं, अखिलेश यादव का शासन था, मुख्यमंत्री वो थे। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब हम इन सारे दंगों की एक लिस्ट उठाकर बताते हैं, तो अभी जिस मॉब लिंचिंग के तथ्य को, एक घटना को भी बहुत बड़ा बताया जाता है, जिस पर सीधे प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करते हैं, वो बात हमें समझ में नहीं आती। 2012 में 120 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, और जो हेड ट्रैकर्स हैं ये उनका आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। तो इसलिए कृपा करके जब आप लोग टेलीविजन पर तथ्यों के साथ बहस करें, उत्तेजना में आकर कि 70 साल में ये नहीं हुआ, 70 साल में ये हो गया, तो ये पॉलिटिकल रिएक्शन से ज्यादा जरूरी है, रिएक्शंस है। और एक जरूरी बात, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर एक कोई ऐसा आरोप बताइए, एक कोई सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस पर ही लगते सर, बजरंग दल, जिहाद, किसी भी वीएचपी ले लीजिए, तमाम। नहीं सर, हम उसको भी समझना पड़ेगा सर, वो हमारी इंटरनल बातों पर बातचीत हो जाएगी, ये डिबेट अलग हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा था वहां नहीं जाना चाहिए। ठीक, हाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अजय सर जल्दी से। तथ्य तो इस देश को सबके सामने है। तथ्य क्या आप हमें और आपको कोई बरगला सकता है? पूरा देश जान रहा है, सुबह से शाम तक टीवी चैनल पर डिबेट, और पूरे देश में जो माहौल बना है पिछले 3 और 4 वर्षों में आप देख रहे हैं। आया था, पूरी सरकार पिछली आई थी विकास के नाम पे, बहुत सारे काम किए भी, लेकिन बहुत सारे काम नहीं भी हुए। रोजगार के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे अभी भी हैं। यदि सरकार को उसी मुद्दे पर आगे बढ़ना था तो इतनी बातें लगातार डिबेट में, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, फिर उसके बाद मॉब लिंचिंग आती है, उस पर इतने डिबेट आखिर कर कौन रहा है? ये इन मुद्दों पर जब बात होती है, भारत सरकार के एक भी नुमाइंदा यदि ऑफिशियली आकर के बोलता हो कि ये गलत हो, सुप्रीम कोर्ट को क्यों बार बार आना पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट आकर के अपना जवाब, सुप्रीम कोर्ट को आना ही पड़ेगा, करना पड़ा 4 बार। अभी 10 दिन पहले मामला जवाब ले लेते हैं, पूरी बढ़ाने वाले अपने को
करने वाले मामले पर हम लोग चाहते हैं तुरंत गिरीश सर और अजय सर, ठीक है, गिरीश जी, अजय जी, ठीक है सर, मैं रिएक्शन, अजय जी मैं रिएक्शन ले रहा हूँ, अजय जी मैं रिएक्शन ले रहा हूँ, सर मैं रिएक्शन ले रहा हूँ, अजय जी मैं रिएक्शन ले रहा हूँ। अजय जी 70 साल में अगर काम हुआ होता और 70 साल में अगर ऐसी परिस्थिति आप कह रहे हैं कि आज देश में हालात ऐसे बन गए, तो आज कांग्रेस के प्रवक्ता को इस डिबेट से भागना नहीं पड़ता। सबसे बात सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सुनिए। लगातार देश की सेना को मजबूत सुनिए, देश की सेना को देखिए, सेना को डिबेट नहीं होता है, डिबेट नहीं होती है, करना चाहते हैं। लगातार प्रधानमंत्री जी देश की सेना को मजबूत करने में लगे हैं, सेना को सम्मान देने के लगे हैं। देश के अंदर जो कांग्रेसी सेना की मजबूती के अंदर स्वयं सेना चाइना के सामने खड़ी थी, तब राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी 71 में क्या भाजपा की सरकार थी, राहुल गांधी जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े थे, सर देखिए किसी ने 2 टुकड़े किए, आप क्या बात कर रहे हैं, सेना को दीजिए, सेना के शौर्य को आज सेना के पराक्रम को दीजिए, रोहित साहब उसके लिए भारत की सेना को प्रमाण पत्र के नेता जो है राहुल गांधी जी, कांग्रेस को अजय पार्टियां प्रमाण पत्र देती है गलत है, और कांग्रेस सेना भारत की सेना में शौर्य है। ठीक है, रविंद्र सचदेव जी, रविंद्र सर, मोदी जी का विरोध करते ठीक है, रोहित साहब, ठीक है, भारतीय सेना का भारतीय सेना के पराक्रम का विरोध करने में लगे, ठीक है, कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत, ठीक है सर, ठीक है, रोहित साहब, ठीक है, रविंद्र सर, ये जो पूरी कवायद देखिए पाकिस्तान कुछ बोल देता है, ठीक है ना, सर आप बताइए ना मुझे कि आप लोगों ने देखिए हंगामा हो रहा है, आप बताइए कांग्रेस ने अजय उपाध्याय जी, मेरे पास वक्त कम है, आपने भी अब्दुल कलाम जी का सवाल उठाए कि उसकी क्या जरूरत थी, बताइए अजय जी, ठीक है, आपने भी 2004 से लेकर 2009 तक रोहित साहब देखिए मेरे पास किसी ऑडियो में डाउन कर दूंगा, आप दोनों को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा सर, क्योंकि बातचीत नहीं हो पा रही सर, रोहित साहब, ठीक है, रोहित साहब, अजय जी, ठीक है, मैं आता हूं सर, डिबेट डिरेल हो रही है, कोई जरूरत नहीं है इस तरह की बातों की। रविंद्र सर देखिए बात ये होती है कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, किस तरीके से वो हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहा है, लेकिन जब हम बात इस पर करते हैं तो पार्टियों की तरफ से बयानात जो आ जाते हैं या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स इससे जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है, वो किस तरह से देखते हैं? एज अ फॉरेन एक्सपर्ट आप क्या देखते हैं ठीक होना, ऐसा होना चाहिए? देखिए इंडिया और एज अ डेमोक्रेसी हम एक बहुत वाइब्रेंट और लाउड एंड आर्ग्यूमेंटेड डेमोक्रेसी है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। अभी देखिए जैसे डिस्कशन हो रही है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट ये हमारी स्ट्रेंथ है। बट इसमें जो वीकनेस आ जाती है फिर हमारी, वो है कि जो आउटसाइडर ऑब्जर्व करता है वो चेरी पिक कर सकता है, उसको कुछ आर्ग्यूमेंट आप साहब की पसंद आई उसने ले ली, कुछ को उनको अजय साहब की पसंद आई उन्होंने वो ले ली, और अपने हिसाब से उन्होंने उसको मीडिया में डाला। ये स्टैंडर्ड डिप्लोमेसी का या इस पॉइंट के साथ मैं उस पॉइंट पर भी आना चाहूंगा कि जो एक्सट्रीमिज्म की बात आई और फिर इंटरनेशनल मीडिया में जो भी जिस तरह की बातें आई, उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि कोशिश तो इमेज खराब करने की है, और डेफिनेटली ये इमेज खराब करने की और अपने को एक तरह का विक्टिम दिखाने की। तो सर हमारे भी क्योंकि जो इंटरनल हमारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या फिर जिस तरह की चीजें सामने आ रही, जैसे मॉब लिंचिंग की बात हो गई या फिर दलित SC/ST तबके के लोगों के साथ जिस तरह की मारपीट की बातें आ जाती हैं, जो इंटरनली जो बहस और मोबाइल से जो कहा जा रहा है कि माहौल बदल गया है, क्या ये एक मौका दे रहा है उसे? नो, डेफिनेटली दे रहा है, एंड विदाउट गेटिंग इनटू द आर्गुमेंट्स इट्स अ फैक्ट। पिछले 4 या 5 वर्षों में इंटरनेशनल मीडिया में ये जो इंसिडेंट्स की रिपोर्टिंग है फॉर व्हाट्स एवर रीजंस, और बी इट लिंचिंग्स और इस तरह के मल्टीपल एस्पेक्ट्स, ये बहुत ज्यादा बड़े हैं इंटरनेशनल मीडिया में। आप किसी में भी देख लीजिएगा, बीट वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, व्हाटएवर। अब ये कहेंगे, अब ये नहीं कह रहे कि कॉन्स्पिरेसी क्या है, बट जो भी कारण है, जिस भी कारण है, ये रिपोर्टिंग बड़ी है। तो सर थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है? डेफिनेटली इंट्रोस्पेक्शन होता है। और एक चीज और मैं कहूंगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर कोलीग्स हियर, ये जो कहा जा रहा है कि ये कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज है, कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ करा है, यार ऑल ऑफ अस आर नेशनलिस्ट, हर बंदा हिंदुस्तानी है, एवरीबॉडी इज इंडियन। यार एक मिनट, आप पॉलिटिक्स के एंगल से आप जो मर्जी करना कीजिए, ठीक है, बट लेट अस नॉट अज्यूम
एज्यूम थिंग्स की, जैसे अभी बात हो रही थी कि ये आपस में सांड है, ऐसे कहां? समथिंग हमको इस बात को समझना पड़ेगा, आर्गुमेंट को पॉलिटिकल हमको इस बात को समझना पड़ेगा, लेकिन सी जो हमें चाहिए, रोहित साहब, मैं आपके पास आने पाऊंगा, वी आर ऑल इंडियंस, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना तो तय है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सुषमा स्वराज ने जिस तरह से पाकिस्तान को आईना दिखाया, पाकिस्तान से छटपटाहट बर्दाश्त नहीं हुई और उसी छटपटाहट में उसने उस तरह की बातें कही हैं। लेकिन पाकिस्तान को शायद खुद के गिरेबान में झांकने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सभी लोग या पूरी दुनिया पाकिस्तान की हकीकत और उसकी असली तस्वीर से वाकिफ है। आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही।